हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोट्रिक्स। आज हम ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट क्रॉप के बारे में देखेंगे। लास्ट कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी। फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। जो ये ग्लाइफोसेट है, ये एक हर्बिसाइड है और इसका टारगेट है EPSPS एंजाइम। ये जो EPSPS एंजाइम होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है और जो ये इन्वॉल्व होता है शिकेमिक एसिड पाथवे में, और शिकेमिक एसिड पाथवे का रोल होता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड के सिंथेसिस में। तो होता कुछ यूँ है कि शिकेमिक एसिड पाथवे में शिकेमिक एसिड 3 फॉस्फेट में बदलता है। ये शिकेमिक एसिड 3 फॉस्फेट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ मिल करके EPSPS सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है 5 इनॉल पाइरुवाइल शिकेमिक एसिड 3 फॉस्फेट। ये फर्दर कोरोसिमेट सिंथेज की प्रेजेंस में कोरोसिमिक एसिड बनाता है और कोरोसिमिक एसिड से फिनाइलएलेनिन और टायरोसिन बनते हैं। वहीं कोरोसिमिक एसिड एंथ्रीनाइलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिससे फर्दर ट्रिप्टोफैन बनता है। लेकिन अब होता क्या है, जो ग्लाइफोसेट है वो एक हर्बिसाइड है। तो ये हर्बिसाइड की जो एफिनिटी है वो EPSP सिंथेज एंजाइम के लिए होती है, और अगर ये EPSP सिंथेज एंजाइम से बाइंड कर जाएगा तो ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, 5 इनॉल पाइरुवाइल शिकेमिक एसिड 3 फॉस्फेट मतलब फर्दर प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे, यानी कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। यानी कि ग्लाइफोसेट बाइंड कर जाता है हमारे इस एंजाइम के साथ और ये फर्दर अमाइनो एसिड के सिंथेसिस में हिंड्रेंस को क्रिएट करता है। अब अगर ये ऐसा कर रहा है तो ये हमारे प्लांट के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हमारा प्लांट की जो एनर्जी है, जो भी प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होनी चाहिए थी, वो उसमें यूज़ नहीं हो रही है और यूज़लेस चीज़ों में जा रही है। तो ये, और जिसकी वजह से प्लांट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि एरोमेटिक अमाइनो एसिड प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रांसजेनिक क्रॉप है, उनको डेवलप किया गया कुछ टेक्निक्स या कुछ जुगाड़ या आइडिया कह लो लगा करके, ताकि हम कैसे भी इस प्लांट, जो हमारा प्लांट है, उसे हम ग्लाइफोसेट टॉलरेंट बना सकें, ताकि अगर वो ग्लाइफोसेट प्रेजेंट भी हो तो हमारे प्लांट को इफेक्ट ना करे और एरोमेटिक अमाइनो एसिड का सिंथेसिस चलता रहे। जो ये EPSPS एंजाइम है, इसकी लोकेशन कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, 5 इनॉल पाइरुवाइल शिकेमेट 3 फॉस्फेट सिंथेज। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है, और कौन सा हर्बिसाइड इसको इनहिबिट करता है ये भी आपको याद रखना है, और इसका रोल एरोमेटिक अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में है, ये भी आपको याद रखना है। अब साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो हमारा प्लांट है उसे हम ग्लाइफोसेट टॉलरेंट कैसे बनाएं। ये जो हमारा एंजाइम है EPSPS, ये तो ग्लाइफोसेट से बाइंड कर जा रहा है, और अगर ये ग्लाइफोसेट से बाइंड कर जाएगा तो ये जो अपने फर्दर सबस्ट्रेट है उनसे बाइंड नहीं करेगा। अगर उनसे बाइंड नहीं करेगा तो फिर ये क्या है, ये हमारा फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, यानी कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा। तो अब ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज लगाई जाएँ कि भाई जिससे ये ग्लाइफोसेट टॉलरेंट बन जाए हमारा प्लांट। 4-5 चीज़ें सोची गई, जिसमें से एक ये है कि रिड्यूस इंपोर्ट कर दिया जाए, यानी कि अगर ग्लाइफोसेट बाहर से सेल के अंदर ही नहीं आएगा, आउटसाइड एनवायरनमेंट से इनसाइड द सेल ही नहीं आएगा, तो वो सेल फर्दर उसे यूज़ नहीं करेगी। दूसरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ये यूज़ करेगी कि वैक्यूल सिक्विस्ट्रेशन, यानी कि वैक्यूल के अंदर इस ग्लाइफोसेट को बंद कर दिया जाए, ताकि वो फर्दर फिर अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो फिर प्लांट यूज़ नहीं करेगा। थर्ड स्ट्रैटेजी जो यूज़ करी गई वो ये किया गया कि ग्लाइफोसेट की मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस कर दिया गया, यानी कि ग्लाइफोसेट मेटाबोलाइज करा दिया गया। अगर उसका फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया जाए किसी तरह से, तो वो ग्लाइफोसेट अगर ग्लाइफोसेट के फॉर्म में है तो वो टॉक्सिक है प्लांट के लिए, यानी कि वो EPSPS एंजाइम से बाइंड करेगा और फर्दर एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे। लेकिन अगर वो ग्लाइफोसेट से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो फॉर्म नॉन टॉक्सिक हो जाएगी प्लांट के लिए, तो वो हमारे लिए, हमारे यानी कि हमारे प्लांट के लिए किसी भी तरह से टॉक्सिक नहीं है। तो ये एक स्ट्रैटेजी यूज़ करेगी कि भाई उसको मेटाबोलाइज करा दो। अब मान लो कि फिर भी ग्लाइफोसेट हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ गया, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही है EPSPS एंजाइम, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारा टारगेट जीन है, जिस जीन से EPSPS एंजाइम बनता है, उसको डुप्लीकेट कर दें, यानी कि अमाउंट बढ़ा दें एंजाइम का। तो जब अमाउंट ज़्यादा होगा तो मतलब जीन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम बनेगा, एंजाइम ज़्यादा बनेगा तो जो ग्लाइफोसेट टॉलरेंट हो जाएगा प्लांट हमारा। अब कैसे हो जाएगा, आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हो। मानो कि कोई एक काम है जो 100 लोग 10 दिन में करते हैं, अगर वहीं उन लोगों का अमाउंट 200 कर दिया जाए तो वही काम को वो 5 दिन में कर लेंगे।
जस्ट कि नंबर डबल कर देने से जो हमारा टाइम कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम EPSPS एंजाइम का अमाउंट बढ़ा दें, अमाउंट कैसे बढ़ाएंगे कि जो जीन है उसे डुप्लीकेट कर देंगे, ज़्यादा क्या कहते हैं, हमारा mRNA बनेगा तो ज़्यादा प्रोटीन्स बनेगी, ज़्यादा प्रोटीन्स बनेगी तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही है। तो इससे हमारा जो ग्लाइफोसेट टॉलरेंट है प्लांट हो जाएगा, क्योंकि जो एंजाइम है वो हमारे अपने ओरिजिनल सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा और फिर हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड बन पाएंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो हम क्या कर सकते हैं, टारगेट जीन में म्यूटेशन कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक साइट पर हम साइट डायरेक्टेड म्यूटेशंस कर सकते हैं कि मतलब अगर मानो कहीं प्रोलीन आता है किसी सीक्वेंस में तो वहाँ प्रोलीन को हटा के सीरीन कर दें, ताकि जो हमारा एंजाइम है उस पर कोई इफेक्ट ना आए, उसकी एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट ना आए, वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वही बनाए। बस क्या हो कि जो हमारा ये जो एंजाइम है ये ग्लाइफोसेट से बाइंड ना करे, यानी कि ग्लाइफोसेट के लिए हम उसे उसमें कुछ म्यूटेशंस करके इनकम्पैटिबल बना दें, बट जो हमारा ओरिजिनल सबस्ट्रेट है उसके लिए वो कंपैटिबल ही रहे। ये जो मैंने इतना सारा आपका टाइम लिया, ये आपको समझाने के लिए लिया है कि हम क्या क्या स्ट्रेटजीज़ या मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट को ग्लाइफोसेट टॉलरेंट बनाने के लिए, क्योंकि ये मैकेनिज़्म आगे यूज़ की गई हैं प्लांट्स में, और कहीं का जीन कहीं से लेकर के, किसी प्लांट से लेकर के या किसी बैक्टीरिया से लेकर के इनकॉर्पोरेट किया गया है। सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अब अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो फर्दर आपको चीज़ें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब जो मैंने आपको पीछे समझाया ये उन्हीं के एग्जांपल्स हैं, स्ट्रेटजीज़, रेसिस्टेंट स्ट्रेटजीज़ क्या अपनाई गई। अब किया क्या, पिट्यूनिया प्लांट से EPSPS जीन लिया और किसी दूसरे प्लांट में उसको हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, जिससे और उसे एक्सप्रेस करवाया किसी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर की हेल्प से। प्रमोटर क्या करता है, ज़्यादा एक्सप्रेशन करवाने में हेल्प करेगा। अभी ऐसा समझ लो, तो 20 to 40 टाइम्स ज़्यादा EPSPS जीन बना, जिससे क्या हुआ, एक्सेसिव एंजाइम रहा हमारा बना, तो जिसकी वजह से जो ग्लाइफोसेट है वो उसकी जो ग्लाइफोसेट का लेवल है उसको वो टॉलरेट कर पाएगा, क्योंकि जो एंजाइम है, कुछ एंजाइम तो ग्लाइफोसेट से बाइंड करेगा, बट एंजाइम का अमाउंट ज़्यादा है तो कुछ एंजाइम ग्लाइफोसेट से बाइंड ना करके अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट से बाइंड करेगा और एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनाएगा। इस तरह से वो टॉलरेट कर लेगा अप टू सर्टेन लेवल ग्लाइफोसेट को। इस कंडीशन में हमारा जो प्लांट है वो ग्लाइफोसेट टॉलरेंट तो है पर रेसिस्टेंट नहीं मानेंगे हम इसको। क्यों? क्योंकि स्टिल जो हमारा एंजाइम है वो सेंसिटिव है ग्लाइफोसेट के लिए, ग्लाइफोसेट के लिए रेसिस्टेंट नहीं हुआ है, बस ग्लाइफोसेट के अमाउंट को टॉलरेट कर पा रहा है। और ज़्यादा अमाउंट में हमको एंजाइम बनाना पड़ेगा तो हमारी एनर्जी कॉस्ट भी प्लांट की ज़्यादा होगी। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब जो हमारी सेकंड स्ट्रैटेजी है उसमें हमने क्या किया, म्यूटेंट EPSPS जीन को लिया। इसे हमने किससे लिया, एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफेरियम, उससे हमने लिया। उसमें क्या था, सिंगल सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन था, जहाँ पे प्रोलीन की जगह सीरीन प्रेजेंट था 106 पोजीशन पर, यानी कि जो नॉर्मल हमारा EPSPS एंजाइम था उसमें 106 पर प्रोलीन है, लेकिन जो म्यूटेंट फॉर्म है जो कि इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में मिल रही है उसमें इस पोजीशन पर सीरीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो ग्लाइफोसेट है हमारा EPSPS एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्लांट रेसिस्टेंट हो जाएगा पर्टिकुलर हर्बिसाइड से। बट ये जो म्यूटेंट EPSPS जीन है इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा लोअर है, तो इसलिए इसे ब्रॉडर लेवल पे यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि एंजाइम की एफिशिएंसी बहुत लो है। जो नेक्स्ट टेक्निक है वो कमर्शियली यूज़ करी गई बहुत सारी क्रॉप्स को ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट बनाने के लिए। इसमें क्या किया गया, जो बैक्टीरिया था उससे EPSPS जीन लिया गया, और वो बैक्टीरिया का सोर्स क्या है, एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज़ है, जिसका CP4 स्ट्रेन लिया गया। ये जो बैक्टीरिया है इसका EPSPS जीन एंजाइम जो है वो ग्लाइफोसेट के लिए रेसिस्टेंट है और कम्प्लीटली इंसेंसिटिव है, और ये नेचर में ऐसा प्रेजेंट है कि नेचर में ही ये इंसेंसिटिव पाया गया है ग्लाइफोसेट के लिए, यानी कि ग्लाइफोसेट का कितना भी अमाउंट हो ये टॉलरेट कर लेता है, इसलिए ये हाईली एफिशिएंट माना गया और इसको बहुत सारे मतलब बैक्टीरिया से लेकर के प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि प्लांट भी हमारा ग्लाइफोसेट टॉलरेंट बन जाए। ऐसा करने से प्लांट हाईली टॉलरेंट बन गया, प्लांट की जो परफॉर्मेंस थी वो स्टेबल रही, और बहुत सारी राउंड अप रेडी क्रॉप जैसे कि सोयाबीन, मेज, कॉटन, इनको बनाने के लिए इस स्ट्रैटेजी का यूज़ किया जाता है, और मोस्टली ये स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है। जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी थी उसमें डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एंजाइम किया गया। इसमें क्या किया गया कि जो ग्लाइफोसेट ऑक्सीडेज था वो लिया गया, ये एक एंजाइम है जो कि लिया गया ऑन्केरोबैक्टीरियम एंथ्रोपी से,
इसमें से ये जो एंजाइम था हमारा ग्लाइफोसेट ऑक्सीडेज, ये लिया गया इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से और प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया। अब जैसे ही ग्लाइफोसेट मानो प्लांट में आया तो क्या करेगा कि ये पर्टिकुलर एंजाइम ग्लाइफोसेट को ब्रेक डाउन कर देता था ग्लाइऑक्सिलेट और AMPA में। ये AMPA है अमाइनो मेथाइल फॉस्फोनिक एसिड, और ये दोनों ही फॉर्म प्लांट के लिए नॉन टॉक्सिक है। इस तरह से प्लांट ग्लाइफोसेट को टॉलरेट कर ले रहा है और रेसिस्टेंट बन जा रहा है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो यूज़ करी गई हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए फॉर मेकिंग देम ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट। इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी है डबल म्यूटेंट ऑफ EPSPS एंजाइम, यानी कि प्लांट को रेसिस्टेंट बनाने के लिए डबल म्यूटेंट भी क्रिएट किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या किया गया है, 2 पोजीशंस हैं, एक टायरोसिन 1021 है और एक प्रोलिन 106 है। तो जो टायरोसिन 1021 पोजीशन है उसमें थ्रियोनिन को आइसोल्यूसिन से चेंज कर दिया गया है, और जो प्रोलिन 106 पोजीशन है उसमें प्रोलिन को सीरीन से चेंज कर दिया गया। इस तरह से डबल म्यूटेंट बना दिया गया जिससे प्लांट फर्दर रेसिस्टेंट हो जाएगा ग्लाइफोसेट के लिए। जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ थी वो क्या थी, EPSPS का ओवर एक्सप्रेशन कराया। ये ओवर एक्सप्रेशन कराने के लिए हमने जो जीन था हमारा पिट्यूनिया प्लांट से लिया और किसी और प्लांट में डाल दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा एंजाइम बना तो प्लांट टॉलरेट कर लेगा। दूसरा हमने म्यूटेंट क्रिएट किया जो कि हमने एक बैक्टीरिया से लिया जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफेरियम, जिसमें सिंगल बेस म्यूटेशन था, प्रोलिन 106 पर सीरीन मिल रहा था, जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट है वो रेसिस्टेंट हो जाएगा पर्टिकुलर हर्बिसाइड के लिए। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज़ के CP4 स्ट्रेन से EPSPS जो हमारा एंजाइम है उसको ले रहे हैं और उसे दूसरे प्लांट में डाल दे रहे हैं, जिसमें ग्लाइफोसेट, जो कि ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया में जो पर्टिकुलर स्ट्रेन का बैक्टीरिया है इसमें EPSPS जीन जो है वो ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट है। तो इस तरह से हमारा प्लांट रेसिस्टेंट हो जाएगा ग्लाइफोसेट से। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि EPSPS मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसे इंजीनियर कर सकते हैं, यानी कि किसी एक साइट पे म्यूटेशंस करके हम उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक हमने किया था डबल म्यूटेंट बनाया था जिसमें हमने टायरोसिन 102 पर आइसोल्यूसिन लगा दिया था और प्रोलिन 106 पर सीरीन कर दिया था, ये डबल म्यूटेंट बन गया। उसके अलावा हमने डिटॉक्सिफाइंग किया जो कि हम ऑन्क्रोबैक्टीरियम एंट्रोपी से ले रहे हैं, जिसकी वजह से जिससे हमने क्या लिया है, गॉक्स हमारा एंजाइम लिया है। ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर दे रहा है टॉक्सिक ग्लाइफोसेट को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम ट्रांसजेनिक क्रॉप को फॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और उन्हें ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो एक पर्टिकुलर पोजीशंस है, अगर कहीं बेस सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जैसे कि टायरोसिन 1021 से आइसोल्यूसिन है या प्रोलिन 106 से सीरीन है, ये आप याद रखिएगा। या पर्टिकुलर कोई एंजाइम है जो किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से या पर्टिकुलर प्लांट से लिया गया है, वो ज़रूर याद रखिएगा। ये जो EPSPS मॉडिफिकेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक चार्ट एक बार आप याद कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ये समरी है पूरे लेक्चर की। आप पूरा लेक्चर देखने के बाद सिर्फ इतनी टेबल भी अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। जो इस वीडियो के नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। इफ़ इन केस आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, चैनल पर भी है और मैं यहाँ पर उसका QR कोड भी आपको दिख रहा होगा, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। So I hope you like the video. If you like the video, please hit the like button, subscribe to Biotricks for more such content. और अब आपको गैप नहीं मिलेगा, आपको फर्दर वीडियोस मिलेंगे। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो एक ट्रिक्स से रिलेटेड होगा, आपके लाइफ साइंस एग्जाम से रिलेटेड, सो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू एवरीवन।